अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चले स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक गद्दार वतन सुल्तान जहांज़ेब और भारतीय दुश्मन एजेंट राजा पटेल को जहन्नम वासिल करने के बाद मेरा पूरा वजूद सरशारी से भर गया। मगर मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। ये लोग महज कठपुतली थे, जबकि मैं उनके पूरे नेटवर्क को तबाह करना चाहता था, जो खास तौर पर वतन अजीज़ की जड़ें खोखली करने के लिए ही तरतीब दिया गया था। वो लोग सुल्तान जहांज़ेब की जगह किसी दूसरे को हमनवा बना सकते थे और मैं इस भारतीय एजेंटों के पूरे नापाक ग्रोह को नाबूद कर देना चाहता था, ताकि फिर कभी किसी दुश्मन को ऐसी नापाक जुर्रत की हिम्मत ना हो सके। कोठी पर खामोशी तारी थी। मैंने सबसे पहले राजा पटेल की लाश के नीचे दबी हुई रेड फाइल खींच कर निकाली, फिर उसकी ट्रांसमीटर वाली आवाज़ उठाकर अपनी कलाई पर बांध ली। मैं वापस पलटा और सुल्तान जहांज़ेब की लाश के करीब आकर नफरत से उस पर थूका और उसके बाद मैंने रेड फाइल के अंदर से अहम राजों की कागजी तफसील निकाल कर उन्हें दिया सलाई दिखा दी। फिर इधर उधर से आड़ी तिरछी लकीरों वाले कागजात तलाश करके उन्हें फाइल में लगा दिया। उसके बाद मैंने बाहर आकर 2 कारों में से पेट्रोल निकालकर अंदर छिड़क दिया और दिया सलाई दिखाकर कोठी से बाहर गलियों में गुम हो गया। मेरे अक्ब में कोठी ने धीरे धीरे आग पकड़ना शुरू कर दी। मैं वहाँ से बहुत दूर वीरानों में निकल आया और एक जगह ज़रा सुस्ताने के लिए बैठ गया। अब मैं किसी हद तक खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। मुझे अब जहन्नुम वासिल राजा पटेल के साथी सुनील की कॉल का इंतज़ार था, क्योंकि मेरे जहन तबाह ने फ़ौरन ही एक मजबूत प्लानिंग तरतीब दे दी थी। रात दबे पाँव बीत रही थी। राजा पटेल की लाश की कलाई से उतारी हुई ट्रांसमीटर की रिस्ट वॉच में वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। 401 वीराना फैला हुआ था। खुले तारीख आसमान पर तबाक चांद टिमटिमाते तारों की मजलिस में दमक रहा था। अचानक ट्रांसमीटर की महसूस बिप की आवाज़ रात के मुहीब सन्नाटे में गोया खतरे की सायरन की तरह गूंजी और यके बारगी मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाते हुए वॉच ट्रांसमीटर का छोटा सा बटन दबाया और उसे अपने मुंह के करीब करते हुए राजा पटेल का वो कोड दोहराया जो उसने थोड़ी देर पहले सुनील की कॉल वसूल करते हुए मेरे सामने अदा किया था। हेलो 0911 सुनील, मैं सुल्तान जहांज़ेब का आदमी ज़ुबैर बात कर रहा हूँ। मैं राजा पटेल के साथ 0 पॉइंट पर पहुंचने वाला था कि इंटर सर्विसेज वालों ने कोठी पर हमला कर दिया। उन्होंने सुल्तान जहांज़ेब और राजा पटेल साहब को हलाक कर डाला है। मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर और वो रेड फाइल लेकर इस वक्त वाघा बॉर्डर के करीब छुप कर बैठा हुआ हूँ। तुम मुझे लेने आ रहे हो या फिर मेरी रहनुमाई करो ताकि मैं खुद तुम तक पहुँच सकूँ। ओह वेरी सैड। दूसरी तरफ से सुनील नामी शख्स की पुरतशवीश आवाज़ उभरी। ये सब कब और कैसे हुआ? तुम नहीं जानते सुल्तान जहांज़ेब और राजा पटेल हमारे लिए कितने अहम आदमी थे। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी मुझे तलाश करते फिर रहे हैं। मेरे पास वो रेड फाइल मौजूद है। क्या तुम सुल्तान जहांज़ेब और राजा पटेल की कुर्बानी को ज़ाया करना चाहते हो? और मैंने दिल ही दिल में उन दोनों हबीसों की कुर्बानी पर लानत भेजी और सुनील को शीशे में उतारने के लिए इस बार ज़रा दुरुस्त लहजे में कहा तो वो बोला, हम बॉर्डर के दूसरी तरफ मौजूद हैं, बॉर्डर क्रॉस करना हमारे बस की बात नहीं। मैंने पूछा तो फिर राजा पटेल किस तरह अंदर दाखिल हुआ था? उसने जवाब दिया कि वो एक ज़मीन 2 सुरंग के ज़रिए अंदर दाखिल हुआ था, मगर अब वो सुरंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वालों की नज़र में आ चुकी है। तुम हरगिज़ उधर का रुख मत करना, बल्कि हो सके तो वापस शहर की तरफ लौट जाओ। रेड फाइल संभाल कर रखना। मैंने ज़रा सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हारी हदायत पर अमल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अरसे इंटर सर्विस वालों से खुद को बचा नहीं पाऊँगा। तुम लोगों को मेरे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करना होगा। ओवर। ठीक है, फिर तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं बॉस से रब्ता करके तुम्हें मज़ीद हदायत दूँगा, मगर इससे पहले फ़िलहाल तुम खुद को किसी महफूज पनाहगाह में महबूस कर लो। ओवर एंड ऑल। ये कहकर उसने रब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं चंद साने होंठ बींच कर कुछ सोचता रहा, उसके बाद वापस लौट गया। पौ फुटने तक मैं नूरी बेगम के बंगले पर पहुंचा। वो बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे जिंदा सलामत अपने सामने पाकर वो खुश हो गई और मुस्तरबाना अंदाज में बोली, इमरान साहब आप हैरियत से तो हैं ना? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं वो हबीस सुल्तान जहांज़ेब। बेफिक्र रहो, अब वो हबीस जहन्नुम वासिल हो चुका है। मैंने उसकी बात काट कर पुरतमानित लहजे में कहा और फिर उसे सारी हकीकत से आगाह कर दिया। मैं बुरी तरह थका हुआ था। रेड फाइल के असल कागजात भी नजर आतिश कर चुका था। अब वो रेड फाइल बोगस फाइल के सिवा कोई अहमियत नहीं रखती थी। नूरी बेगम ने मेरी थकावट को महसूस करते हुए आराम करने का कहा। वो मुझे एक आरामदेह कमरे में ले आई। यहाँ एक नरमोगदाज बेड बिछा हुआ था। मैं उस पर लेटते ही सो गया और ऐसा सोया कि दोपहर 2 बजे बाबू शाह ने मुझे आकर उठाया। मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ, फिर हम तीनों ने इकट्ठे लंच किया। मैंने बेदिली से खाना खाया। मुझे सुनील की कॉल का इंतज़ार था। खाने के बाद चाय का दौर चला तो हम ड्राइंग रूम में आकर सोफ़े पर विराजमान हो गए। इमरान साहब, आप वाकई एक हुब्बुल वतन और बहादुर इंसान हैं। आपने जिस जवामर्दी के साथ सुल्तान जहांज़ेब जैसे वतन फरोश और राजा पटेल जैसे खतरनाक भारतीय एजेंट को कैफरे किरदार तक पहुंचाया,
वो लायक तहसीन नहीं बल्कि काबिल तकलीद मिसाल है। मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ और आपको सलाम करता हूँ। इस तवील अरसे में बाबू शाह ने पहली बार लब कुशाई की थी। काश मैं भी आपके साथ वतन अजीज़ की खातिर कुछ कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाती। तुम्हारी सोच काबिल कदर है बाबू शाह, मैंने हौसला अफजा लहजे में इसकी तरफ देकर कहा, मगर बाज़ अहम मामला तनहा अंजाम देने के ही मुतकाजी होते हैं। अब आपका आइंदा लाएअमल क्या है? नूरी बेगम ने पुरसोच खामोशी के बाद पूछा। मैंने उसकी तरफ देखकर एक हमकारी ली और फिर बोला, मुझे अब सुनील की कॉल का इंतज़ार है, देखें वो क्या कहता है। इमरान साहब, तकदीर वाकई आपका साथ दे रही है, वो रश्क भरे लहजे में बोली। आपने बड़ी कामयाबी के साथ ना सिर्फ मुल्की राजों को दुश्मन एजेंडों के हाथ में जाने से बचा लिया, बल्कि दुश्मन के दो इंतहाई अहम मोहरों सुल्तान जहांज़ेब और राजा पटेल को जहन्नम वासिल कर दिया और उसके साथ साथ दुश्मन एजेंडों की सफ़ों में दाखिल होने की भी राह ढूंढ ली। ये वॉच ट्रांसमीटर आपके मिशन की कामयाबी का बेहतरीन जरिया बन सकती है। मैं उसकी बात पर हौले हौले अपने सर को तफहीमी जुम्बिश देने लगा। अचानक मेरी वॉच ट्रांसमीटर से हल्की बिप की आवाज़ उभरी। मैं चौंका। फिर मैंने सबसे पहले हाथ के इशारे से बाबू शाह और नूरी बेगम को कुछ बोलने से मना किया। फिर अपनी कलाई पर बंदी वॉच ट्रांसमीटर को कान के करीब करते हुए छोटा सा बटन ऑन कर दिया। पहले हल्की सरसराहट उभरी, उसके बाद सुनील की आवाज़ उभरी। हेलो 0911, मैं सुनील मुहातिब हूँ, ओवर। मैंने भी जवाबन कोड दोहराने के बाद ओवर कहा तो उसने सबसे पहले पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? ओवर। मैं अपने एक दोस्त के घर छुपा हुआ हूँ, मगर यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता, ओवर, मैंने कहा। मैंने तुम्हारे बारे में बॉस को बताया था। वो एक साने को रुका और मेरा दिल जैसे कनपट्टियों पर धड़कने लगा। उन्होंने तुम्हारे लिए हदायत दी हैं कि तुम अभी वहीं रहो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस रेड फाइल को डिकोड करने की कोशिश करो। फिर हमारा एक आदमी तुम्हारे बताए हुए पते पर आकर वो फाइल ले जाएगा, ओवर। और मैं अब यहाँ रहकर क्या करूँगा? मुझे यहाँ रत्ती भर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं किसी भी वक्त इंटर सर्विसेज के एहलकारों के हत्थे चढ़ सकता हूँ, वो तो मुझे अज़ियतें दे दे के मार डालेंगे। तुम लोगों को मेरे तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में भी कुछ करना होगा, ओवर। शांत रहो, बॉस ने मुझे सबसे पहले तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हदायत दी हैं। हमारा आदमी वाघा बॉर्डर के एक गांव में रहता है। वो हाना बदुशु के एक काफ़िले के ज़रिए तुम्हें भी अपने हमरा सरहद पार करवा देगा और तुम्हें गांव का पता देता हूँ। तुम अभी और इसी वक्त वहाँ पहुँच जाओ, ओवर एंड ऑल। सुनील ने मुझे उस आदमी का नाम जिंदोमल बताया था और वो जिस सरहदी गाँव में रहता था वो ज़्यादा दूर ना था। मैंने उसी वक्त निकलने का प्रोग्राम बनाया। असले के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक कोल्स्टर पिस्तौल था और चंद फाजिल राउंड। नूरी बेगम ने मुझे बाबू शाह को भी साथ ले जाने को कहा, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। ताहम बाबू शाह मुझे मज़कूरा गांव तक छोड़ने के लिए साथ रवाना हुआ। नूरी बेगम और बाबू शाह ने मुझे मेरे मिशन की कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं दी थीं। बाबू शाह खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। हम दोपहर 5 बजे के करीब रवाना हो गए थे। 1 घंटे बाद हम मज़कूरा गाँव के करीब पहुँचे तो मैंने बाबू शाह से कार रोकने को कहा। फिर बाबू शाह मुझसे बगलगीर होने के बाद वापस लौट गया और मैं आगे बढ़ गया। चारों तरफ बुरबरी मिट्टी वाला मैदान नज़र आ रहा था, जहाँ जा बजा छतरी छतरी हुदर और झाड़ियों की बहताब भी नज़र आती थी। हाना बदुशु की एक बस्ती नज़र आई थी। मैं ज़रा सुस्ताने के लिए रुका और फिर चल पड़ा। बस्ती की आबादी 100-150 नफूस से ज़्यादा न थी। मैं जंदोमल का पता पूछता हुआ उसकी झुग्गी में जा पहुंचा। वो एक सांवली रंग का तनमन शख्स था। कद मुझसे ज़रा दबता हुआ था। उसकी आंखों में शिकरे जैसी चमक थी। ये भी दुश्मन एजेंट था, मगर हाना बदुशु के बहरूप में यहाँ मौजूद था। मैंने उसे कोडवर्ड बताए, फिर सुनील की गुफ्तगू का हवाला दिया। सुनील ने चूँकि उससे पहले ही मेरे बारे में बता दिया था, इसलिए वो गायबाना तौर पर मुझे पहचान गया था। उसने मुझे एक बोसीदा मुंडे पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद एक झुलंगा सी चारपाई पर विराजमान होने के बाद मुझसे बोला, वो फाइल कहाँ है? मेरे पास है, मैंने मुख्तसरन कहा। साथ ही मैंने महसूस किया कि वो गहरी गहरी और इसरार भरी नज़रों से बगौर मेरे चेहरे को घूरे जा रहा था। कहाँ है? मुझे दिखाओ, वो बोला। जाने कि मुझे अपने वजूद में सरसराहट सी दौड़ती हुई महसूस होने लगी। मैंने अपनी कमीज़ के नीचे पेट से बंधी हुई फाइल उसके सामने रख दी। उसने फाइल मेरे हाथ से ली और उसे उलट पलट कर देखने लगा। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर उसे ज़रा भी शक हो जाता कि यह फाइल महज आड़ी तिरछी लकीरों वाले रद्दी कागज़ों का पलंदा है, तो दुश्मन एजेंटों की सफ़ों में घुसने का मेरा मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो सकता था। वो चंद लम्हे वर्क गर्दानी करने के बाद बगौर फाइल का मुताला करने की कोशिश करता रहा। उसके बाद उसने सनसनाती नज़रों से मेरी तरफ देखा और फाइल मेरे मुँह पर खींच मारी। एक लम्हे को तो मैं बुरी तरह बौखला गया। जंदोमल ने अगले ही लम्हे फुर्ती के साथ एक स्याह नाल वाला खौफनाक पिस्तौल निकाल लिया और उसका रुख मेरी तरफ करते हुए उबलती हुई आंखों से मुझे घूर कर होनहार लहजे में बोला, सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना तुम्हारे सीने में गोली उतार दूंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था, मगर मैं भी हौसला हारने वाला न था और हैरान और परेशान होने की अदाकारी करते हुए उसे बौखला कर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? राजा पटेल ने मुझे अपना साथी बनाया था। बकवास बंद करो, वो मेरी बात काट कर पुरगैस लहजे में गुराया। बॉस ने मुझे तुम्हारी असलियत जानने के लिए इस काम पर ममूर किया था, क्योंकि रेड फाइल की असलियत और उसके मंदरजात से मैं ही वाकिफ़ था। और अब महज रद्दी कागज़ों की फाइल ने तुम्हारी भी हैसियत हमारे सामने रद्दी करके रख दी है। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही ने हमारे 2 अहम मोहरों को
अभी उसने इतना ही कहा था कि मैंने फुर्ती के साथ अपनी लात चला दी। नतीजतन पिस्तौल उसके हाथ से निकलता चला गया। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसकी नाक पर घूसा रसीद कर दिया। उसके हल्क से वहशियाना गुराहट उभरी, मगर वो भी मरदूद सा जान साबित हुआ था। अगरचे नाक पर लगने वाली ज़रब ने उसका बदहियत स्याह रूह चेहरा लहूलुहान कर डाला था, मगर वो भी एक तरबियत याफ्ता एजेंट था। उसने चश्मे ज़दन में अपने मुख्तल पड़ते हवासों पर काबू पाया था और बिजली की सरत के साथ अपने घुटने की ज़ोरदार ज़रब मेरे पेट पर रसीद कर दी। अजियत की एक तूफ़ानी लहर मेरी रगों पे में सरायत करती चली गई और मेरा जी उलटने लगा। मैं अपना मजरूब पेट पकड़े बेख्तियार रकू के बल झुका तो उसने एक बार फिर अपने घुटने की ज़रब मेरी नाक पर रसीद करने की कोशिश की, मगर अब मैं उसे कहाँ मौका देने वाला था। मैंने अपना दुखनज़दा पेट छोड़कर दोनों हाथों से उसकी टांग पकड़कर मरोड़ डाली। उसने उछलकर दूसरी टांग की किक मेरे सीने पर रसीद कर दी। मैं लड़खड़ाकर चंद कदम जैसे पीछे हट गया, वो ज़मीन पर गिरा और सहराई छिपकले की तरह लूट लगाता हुआ करीब गिरे हुए अपने पिस्तौल की तरफ लपका। मैं अगर चाहता तो बासानी अपनी कोल्ड निकालकर उसे जहन्नम वासिल कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि गोली चलने की धमाकेदार आवाज़ से बस्ती वाले इधर मतवज्जा हों। चुनांचे मैंने उसके पिस्तौल तक पहुंचने से पहले एक लॉन्ग जंप लगा दी। उसका हाथ ज़मीन पर पड़े पिस्तौल से चंद इंच के फासले पर ही था कि मैंने लपक कर उठा लिया और फिर उसकी आखिरी ज़रब से जंदोमल के सर के पिछले हिस्से पर वार किया। ये दुश्मन एजेंट था। मैं इसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उसका टेटवा दबाकर बेहोशी की हालत में मुल्क अदम पहुंचा दिया। मैंने जल्दी जल्दी उसकी जमा तलाशी ली, मगर कोई काबिल जिक्र शय न बरामद हुई। यही हाल जुगी की तलाशी लेने पर हुआ। मेरा जहन अब इस नई सूरत हाल पर तेज़ी से काम कर रहा था। मैंने चंद साने अपनी फूली सांसों को बहाल किया, फिर अचानक एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह मेरे जहन रसा में उभरा था। जंदोमल की आवाज़ पर मैंने गौर किया था। उसकी आवाज़ आम अंदाज की खुरदरी और भारी थी। मैं ज़रा सी कोशिश के बाद उसकी आवाज़ निकाल सकता था। मेरी असलियत पर दुश्मन एजेंटों को शिबा हो चुका था और मैं अब उनके इस शिबे को यकीन में बदलना चाहता था, क्योंकि इस तरह मैं उन्हें डॉज देना चाहता था। अचानक मुझे ख्याल आया कि हर एजेंट के पास वसी हिता अमल वाला ट्रांसमीटर या वायरलेस हुआ करता था, जिसके ज़रिए वो अपने बॉस और एक दूसरे से रब्ता करते रहते थे। ज़रूर जंदोमल के पास भी ऐसा कोई डिवाइस होना लाजमी अमर था। ये सोचकर मैंने एक बार फिर जुगी की बारीक बीनी से तलाशी लेना शुरू कर दी, तो एक लोहे के पुराने बक्से के अंदर से एक छोटा सा वायरलेस सेट बरामद कर लिया। वायरलेस सेट को ऑपरेट करना मुझे आता था, मगर मैं पहले दूसरी तरफ से आने वाली कॉल का मुंतज़िर रहना चाहता था, क्योंकि जंदोमल से रब्ता करके वो ताज़ा रिपोर्ट लेने की कोशिश कर सकते थे। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। वायरलेस सेट से हल्की सीटी की आवाज़ उभरी। मैंने हेडफोन कानों पर चढ़ाकर माइक मुँह के करीब कर लिया और एक सुरुज जलता बुझता बटन दबा दिया। हेलो, सुनील स्पीकिंग। जिंदू, क्या रिपोर्ट है? ये सुनील ही था। मैं दानिस्ता ज़ोर से हाँफते हुए जंदोमल जैसी भारी और खुरदरी आवाज़ में बोला। हमारा शक दुरुस्त साबित हुआ। वो दुश्मनों का जासूस ही था। उसने ही हमारे दो अहम मोहरों सुल्तान जहां ज़ेब और राजा पटेल को भी हलाक किया। फिर हमारे साथ मिलने का ड्रामा रचाते हुए वो एक नकली और बोगस फाइल तरतीब देकर उसे रेड फाइल के रूप में लेकर मेरे पास पहुंचा। मैंने फाइल देखते ही भांप लिया कि ये असल फाइल नहीं। यूँ मैंने बड़ी मुश्किल से उसे काबू कर लिया था और उससे असल फाइल के बारे में अभी पूछगिछ कर रहा था कि उसने अपनी दाढ़ में दबे एक साइनाइड कैप्सूल को चुबाकर अपनी जान कश कर डाली। ओवर। मेरी सराहत बड़ी गुफ्तगू के बाद सुनील की मुतासिफ आवाज़ उभरी। जिंदू, ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। हमारे दो अहम मोहरे भी मारे गए और असल फाइल भी हाथ से चली गई। इतना कहकर वो चंद साने के लिए खामोश हुआ और मैं अंदर ही अंदर उसकी नाकामी पर खुशी महसूस कर रहा था। हमारा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। काश कम से कम वो रेड फाइल हमारे कब्ज़े में आ जाती तो इस नुकसान की तलाफ़ी हो जाती है। तुम अब ऐसा करो, किसी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करो। ओवर। हरगिज़ नहीं, मैं वो रेड फाइल लिए बगैर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ओवर। मैंने दानिस्ता अपनी अहमियत जताने के लिए पुरजोश लहजे में कहा। नहीं जिंदू, हमें अब नए सिरे से मनसूबाबंदी करना होगी। ये बॉस का हुक्म है। तुम अटारी से सीधा अमृतसर पहुँचो। मैं सत्यपाल के यहाँ तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। वहाँ से हम हेडक्वार्टर की तरफ लौट जाएंगे। बॉस ने हंगामी मीटिंग बुला ली है। ओवर एंड ऑल। सुनील ने इतना कहकर रब्ता मुनक़ता कर दिया और मेरा दिल जोश मुसरत से बिलियों उछलने लगा। मगर अब सवाल ये पैदा होता था कि अगर मैं अटारी के रास्ते अमृतसर पहुंच भी जाऊं तो सत्यपाल के मकान में सुनील से रूबरू मिलूंगा तो वो जिंदोमल की जगह एक अजनबी को देकर होशियार हो जाएगा। चुनांचे मैंने उसका हल भी सोच लिया। जल्द ही हाना बदूशी ने अपना पड़ाव उठा लिया। मैं जिंदोमल के भाई की हैसियत से उनमें शामिल हो गया था। जिंदोमल की लाश मैंने ज़मीन में गाड़ दी थी और मीर कारवां को यही बताया था कि वो शहर जा चुका है। ये हाना बदूश कबीला दर हकीकत राजस्थान की कोहली और मेघवाड़ बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। मैंने भी खुद को यही जाहिर किया था कि ये लोग एक ख़ास त्यौहार पर यहाँ आते थे। बात और मैं इन लोगों के साथ किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके अटारी से अमृतसर जा पहुँचा। मैं अभी कोहली कबीले से दूर नहीं होना चाहता था, क्योंकि पराए देश में मेरी बका इसी में थी कि मैं हाना बदूश के बेस में उनके साथ ही नथी रहूँ। अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर, चंडीगढ़, ये सब सुबह हिमाचल प्रदेश की हदूद में आते थे। हाना बदूश कोहली कबीले के सरदार का नाम रामू कोहली था। मैंने उससे अच्छी खासी जान पहचान पैदा कर ली। उसकी बीवी और एक जवान बेटी और बेटा थे। बेटा शादीशुदा था
बेटी रत्ना अलबत्ता बेवा थी। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी। पता नहीं बेवा होने के बाद उसने दूसरी शादी क्यों ना की, मगर बहरहाल वो अपने खानदान के साथ खुश थी। मुझे सत्यापाल की रिहाइशगाह जाना था, जहाँ सुनील मेरा मुंतजिर था, यानी अपने साथी जिंदोमल का। हमने जिस जगह पड़ाव डाला था वो आबादी से ज़रा ही दूर था। खैमे तान लिए गए थे, गधे और हचर खोल दिए गए थे। हर कोई अपने में मगन हो चुका था। मेरी ज़िंदगी का ये पहला मौका था कि मैं इस तरह खाना बदूश के रूप में रह रहा था। बहरहाल मैं उनकी संगत में खुश था और समझता था कि सरदस्त इन लोगों के साथ रहने में ही मेरी आफियत है। सरदार रामू कोहली को चूँकि मैंने जिंदोमल का भाई बताया था, इसलिए मैंने अपना नकली नाम बेरोमल बताया था। कबीले में सरदार रामू कोहली का ही हुक्म चलता था, मगर ज़ाती मामलात में हर फर्द आज़ाद था। मैंने शहर में मटरगश्त के दौरान सत्यापाल के घर का पता चला लिया था और करीब करीब से उसके बारे में मालूमात भी हासिल कर ली थी। ये बहुत मुश्किल और खतरे वाला काम था। एक पनवाड़ी से पान खरीदने के बहाने मैंने ससरी अंदाज में पनवाड़ी से पूछा, लाला जी, ये सत्यापाल सुना है बड़ा साहूकार है, गरीबों का बहुत ख्याल करता है। मैंने हादा बदूशु कैसे लहजे में पूछा ताकि पनवाड़ी यही समझे कि मैं सत्यापाल से हिरात या माल की आना तलब करने वाला हूँ। वो भी हासा बतौनी था। बोला, सत्यापाल साहूकार तो है, पर वो किसी को कुछ देता दिलाता नहीं है, इससे होशियार ही रहना महाशय जी। फिर वो इधर उधर तकते हुए सरगोशियाने लहजे में बोला, आपस की बात है, ये सत्यापाल हमारे मुल्क भारत का जासूस है। रॉ का नाम सुना है तुमने? मैंने तजाहल आरफाना से काम लेते हुए नवी मिसाल हिला दिया। ये रॉ भारतीय जासूसी तंजीम है और सत्यापाल उसका एजेंट है। इसे किसी पर भी पाकिस्तानी जासूस का शिबा होता है तो वो फ़ौरन उसे महज ज़रा से शक की बुनियाद पर बिना तस्दीक मरवा डालता है। क्या इसका बाल बच्चा साथ नहीं रहता? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। उस वक्त हमारे अलावा कोई गाहक मौजूद ना था। पनवारी एक पत्थर पर कत्था चूना लगाते हुए बोला, नहीं, सिर्फ 4-5 छड़े छांट रहते हैं। ये ले पान। और किसी और साहूकार का दरवाज़ा खटखटा। उसने पान बनाकर मेरे हवाले किया और मैं खामोशी के साथ सत्यापाल के मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के करीब पहुंचकर मैं रुका ना था, क्योंकि पनवाड़ी ने मुझे पहले से खबरदार कर दिया था कि उसके जासूस सादा रूप में घूमते रहते हैं। मकान ज़्यादा बड़ा ना था। मैं वापस लौट आया। पड़ाव में वापस पहुंचा तो वहां मैंने गैर मामूली हंगामी कैफियत महसूस की। पता चला कि कुछ भारतीय एजेंट खाना बदोशों के इस पड़ाव की तलाशी लेना चाहते थे। आज हमारी तफसील ये थी कि ये चेकिंग मामूल के मुताबिक सरहद पार से आने वाले हर खाना बदोश कबीले की हुआ करती थी और सत्यापाल अपने आदमियों के साथ घर घर और हर एक फर्द की चेकिंग किया करता था। ये सुनकर मैं मुतफक्कर सा हो गया। मैं दुश्मन मुल्क के एजेंटों के इलाके में कदम रख चुका था, इसलिए अब मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना था। बहरहाल मैंने मजीद जानने के लिए सरदार रामू कोहली को कुरेदा और पूछा, लाला जी, सुना है कि सत्यापाल रॉ का एजेंट है और इसे अगर किसी पर ज़रा सा भी पाकिस्तानी जासूस होने पर शिबा हो जाए तो वो महज शक की बुनियाद पर ही मुंतिश को गोली मार दिया करता है। हाँ, बहुत अपराधी और जालिम आदमी है ये। सरदार रामू कोहली ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। फिर दोबारा लापरवाहियाना अंदाज में बोला, फिर हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? हम कोई पाकिस्तानी जासूस थोड़ी हैं। हाँ, ये तो है। मैंने भी सर हिलाया। चेकिंग का मरहला आया। सबको एक खुले मैदान में कतार लगाने का हुक्म दिया गया। मैंने सत्यापाल को देखा। वो एक पक्की उम्र का करह सूरत शख्स था। उसके साथ 10 मुसल्लह अफराद और भी थे। सरदार रामू कोहली को अलबत्ता अपनी झोंपड़ी में महबूस रहने का हुक्म दिया गया था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सत्यापाल और उसके आदमी झोंपड़ियों की तलाशी ले चुके थे। अब वो बारी बारी कतार में खड़े हुए सारे खाना बदोशों के चेहरों को बगौर घूरते और उसकी जामा तलाशी लेते। मैंने वॉच ट्रांसमीटर फेंक दिया था और कोस्टर पिस्तौल ज़मीन में दबा दिया था। फिर जब मेरी बारी आई तो सत्यापाल के होनहार आदमी ने बगौर मेरे चेहरे का जायज़ा लिया और फिर मेरी तलाशी लेने के बाद सत्यापाल को आवाज़ दी, सर, ये शख्स कबीले का नहीं लगता। उसने सत्यापाल को बताया और मेरी तो जैसे रूह फना हो गई। सत्यापाल ने अपना मकरूज चेहरा मेरे ज़रा करीब करते हुए अपनी चिनी चिनी सफाक आंखों से देखा। फिर सरसराते लहजे में बोला, क्या नाम है तुम्हारा? बेरोमल। मैंने बज़ाहिर एतमाद भरे लहजे में कहा। ये पूरा कबीला हमारा देखा बाला है और अक्सर सरहद पार आता जाता रहता है, मगर तुमको आज पहली बार देखा है। इससे पहले तुम कहाँ रहते थे? उसने ज़रा तेज़ लहजे में पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं इससे पहले लाहौर में रहता था। वहाँ भिखारियों की पकड़ दकड़ हुई तो बाकर इनमें शामिल हो गया। हिंदू हो तुम? हाँ। ज़ात बरादरी? मेघोड़ा भी और कोहली भी। मैंने कहा। क्या मतलब? जी, वो मेरी माता मेघोड़ा थी और पिता कोहली। बेवकूफ़, ज़ात नस्ल बाप से चलती है, ना कि माता से। जी समझ गया। मैंने बेवकूफ़ खुद को जाहिर करने की अदाकारी करते हुए घबरा कर कहा। सुनील, इनके सरदार रामू को बुलाओ। अचानक सत्यापाल ने साथ खड़े अपने आदमी से तहकमाना कहा और मैं उसके मुंह से सुनील का नाम सुनकर चौंक पड़ा। गोया ये वही सुनील था। मैंने दिल में कहा और दसदीदा नज़रों से उसकी तरफ देखा। ज़रा देर बाद सरदार रामू कोहली को वहाँ बुलाया गया। ये तुम्हारे कबीले में नया मंच लगता है। जानते हो कौन है ये और कहाँ से आया है? सत्यापाल ने सरदार कोहली से तहकमाना पूछा। हाँ, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। बेचारे का दुनिया में कोई नहीं है। पहले लाहौर में रहता था, फिर हमसे आ मिला। ठीक है, एक बात याद रखना, आजकल एक इमरान नामी पाकिस्तानी जासूस हमारे लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। तुम ज़रा मुहतात और होशियार रहना।
सत्यपाल ने उसे तनबिया की, फिर वो सब वापस लौट गए।